Hi, welcome back everyone. So we are starting a new chapter, the name of which is composition scheme. It's your chapter number 6, composition scheme. इसके बारे में आपने सुना भी होगा. Composition scheme. Composition scheme. आप लोगों को तो पता है कि जो भी सप्लायर होता है उसे जनरली गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज की सप्लाई के टाइम जब वो इनवॉइस इशू करता है तो इनवॉइस इशू करने के बाद कस्टमर से ही जीएसटी भी कलेक्ट करता है. और जब ये सारा पैसा इसके पास आ जाता है तो जिस महीने टाइम ऑफ सप्लाई था इस गुड्स या सर्विस का उसके नेक्स्ट महीने की 20 तारीख तक जीएसटी का पोर्शन ये गवर्नमेंट को जमा करा देता है. रिवर्स चार्ज के केस में जो केसेस आपके रिवर्स चार्ज में फॉल करते हैं उसमें जो सर्विस का रेसिपिएंट होता है वो सर्विस रेसिपिएंट डायरेक्टली जीएसटी अपनी जेब से सरकार को जमा करा देता है. तो ये हुआ नॉर्मल पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है. हम बात करेंगे छोटे कारोबारियों की जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से, कुछ जगहों पर 75 लाख से, जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस केस में 50 लाख रुपीस. इससे नीचे है या इसके बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं है, उस केस में जो है वो टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज जीएसटी गवर्नमेंट को दे सकते हैं और सभी प्रकार के चक्करों से मुक्त हो सकते हैं. ये लोग जो थे जीएसटी देने के टाइम ये माइनस करते थे इनपुट टैक्स क्रेडिट कि भैया जब मैंने खरीदा होगा तो जीएसटी पे करा होगा जो सरकार को मिल गया होगा, अब मैंने आगे बेचा है बनाकर उसी रॉ मटेरियल को, सर्विसेज को यूज़ करा है और अपना आउटपुट प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या फाइनल सर्विसेज दे रहा हूँ, उस पर जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ तो माइनस कर देता हूँ जितना ऑलरेडी पे कर चुका हूँ. ये पूरी प्रक्रिया फॉलो करते थे. सारी इनवॉइस वाइज डिटेल मेंटेन रखते थे, क्या सेल कर रही हैं, क्या फिर इनके पास गुड्स आ रही हैं. पर कॉम्पोजिशन वालों को ज़्यादा झमेले में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर उनका टर्नओवर कम है और डेफिनेटली कौन से साल का, भैया प्रीसीडिंग ईयर का ना. अगर पिछले साल का टर्नओवर कम है तो आप करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हो जब तक आपका टर्नओवर इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होता है. अगर मान लो पिछले साल आपका टर्नओवर कम था तो करंट ईयर में आपने ऑप्शन ले लिया कि भैया हम तो कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल करना चाहते हैं और जो है टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज जीएसटी गवर्नमेंट को दे देंगे. अब आपने सेल करनी शुरू करी और वो सेल आपकी इसी साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, तो जैसे ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा हुई आप दोबारा से नॉर्मल वाली स्कीम में आ जाएंगे और जिस दिन से सेल आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा हुई है उस दिन से आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा अपने कस्टमर से. इनपुट भी ले सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया में आ जाएंगे जो नॉर्मल प्रोविजंस में लिखा हुआ है. बट यदि आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करते हैं तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. आप अपने कस्टमर को इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, जो जीएसटी इनवॉइस होता है वो इशू नहीं करेंगे. इंस्टेड आप एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे. उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें आप जीएसटी का पैसा कस्टमर से कलेक्ट भी नहीं करेंगे. आप टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज डायरेक्टली अपनी जेब से सरकार को जमा कराएंगे, कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे और जो सामान खरीदा है उस पर जीएसटी पे करा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेंगे. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सभी प्रकार के झमेले से बच सकते हैं और टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज जीएसटी का अमाउंट अपनी सरकार को जमा कराकर सारे कंप्लायंसेस फॉलो कर सकते हैं. ये जो जीएसटी की पेमेंट होगी ये क्वार्टरली पेमेंट होगी और जो रिटर्न भरी जाएगी वो एनुअल रिटर्न भरी जाएगी कॉम्पोजिशन सप्लायर के केस में. यानी आपको पता है कि मेरा टर्नओवर पिछले साल का कम था तो करंट ईयर में पहला क्वार्टर बीता, उस क्वार्टर की जो सेल्स थी उस पर आपने एक परसेंटेज मल्टीप्लाई करा 5% और सरकार को जमा करा दिया. मतलब 2.5% है किसी जगह पर, अलग अलग परसेंटेज गिवन है. अगला क्वार्टर हुआ उसका आपने परसेंटेज निकाला टर्नओवर का, मल्टीप्लाई कर नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट को जमा करा दिया. ऐसे क्वार्टर का टर्नओवर अगर एक्सीड कर गया लिमिट से तो डेफिनेटली आप कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल नहीं करेंगे फिर, और नहीं करा तो आप इसको फॉलो करते रहेंगे. साल खत्म होने के बाद आप एक एनुअल रिटर्न भरेंगे और उस रिटर्न में आप सारी डिटेल देंगे इनवर्ड सप्लाईज की, जो आपने सामान खरीदा. बेचने की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका तो आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन भी नहीं करना है. कितनी सेल हुई ये ज़रूर मेंटेन करना है, बट किस किस ग्राहक को बेचा वो सब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने उनसे जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करा. यू आर फॉलोइंग कॉम्पोजिशन स्कीम. अब इस चैप्टर को जो है डिटेल में जानते हैं.
आज ही जो है मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। 5 पेज का चैप्टर है, 1 घंटे की क्लास बन सकती है, पर एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर जो है कवर करवा दिया जाएगा। आगे और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपका साथ में स्टडी मटेरियल भी है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि साइड बाय साइड गो थ्रू करते जाइए, मेरे लिए वेट मत करिए। मैंने आपको रिवर्स चार्ज सिखाया, अपनी बुक खोलिए, रिवर्स चार्ज के चैप्टर की रीडिंग करिए, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिए, पास्ट ईयर के पेपर देखिए। मैं आपको कॉम्पोजिशन स्कीम करवा रहा हूँ, इसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम की रीडिंग करिए अपनी बुक से, और साथ में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए। तो कॉम्पोजिशन स्कीम छोटे कारोबारियों के लिए लाई गई है। टू मेंटेन लॉट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। छोटे कारोबारियों के लिए इतना आसान नहीं होता सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सारी कंप्लायंस कॉस्ट को बियर करना। देयरफॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स जो होते हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं होता पिछले सालों का, वो एलिजिबल होते हैं कॉम्पोजिशन लेवी के लिए, यानी कंसेशनल रेट पर सरकार को जीएसटी पे करने के लिए। हालांकि अगर रजिस्टर्ड पर्सन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में लोकेटेड है, ये कौन कौन सी स्टेट्स है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न साइड की मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और अपना नॉर्थ का ही उत्तराखंड। तो ये जो ईस्टर्न साइड है और उत्तराखंड है, आप इस सबको जगह मिलाएंगे तो इन जगहों पर टर्नओवर जो है 75 लाख से भी एक्सीड अगर हो गया ना, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल नहीं कर सकते। सो अगर आपका कोई बिजनेस की यूनिट आप पैन इंडिया पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये टर्नओवर भी पूरे इंडिया बेसिस पर ही देखा जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भैया मेरा तो एक दिल्ली में यूनिट है, मेरी एक मुंबई में यूनिट है, एक अरुणाचल प्रदेश में यूनिट है, मैं इस पर्टिकुलर रीजन के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहता हूँ। जी नहीं, एक पैन नंबर पर जो कि यूनिक एक ही पर्सन का होता है, उस पर जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करे हुए हैं, यदि टोटल टर्नओवर सबका मिलाकर जो एक पैन से लिंक्ड है सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो इस पर्टिकुलर 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल कर सकते हैं, मतलब उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप उसका बेनिफिट लेंगे तो हर पर्टिकुलर यूनिट के लिए बेनिफिट लेंगे। समझ गए आप? ये जो स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यहाँ पर सिर्फ 75 लाख रुपीस की लिमिट है। ये कहाँ बात लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 10 में। तो सेक्शन 10 हो गया कॉम्पोजिशन स्कीम का सेक्शन। आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर भी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपको कराऊंगा, पर इनके लिए टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ रुपए ही है। सो दैट मीन्स कि सिर्फ इन स्टेट्स के लिए 75 लाख की लिमिट है, बाकियों के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है। हर क्वार्टर के एंड पे जैसे मैंने आपको बताया, टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स देना होता है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ये लोग नहीं ले सकते हैं कि जब सामान खरीदा तो हो सकता है खरीदने के टाइम सामने वाले को जीएसटी पे कराओ, उसने आपको इनवॉइस दिया हो, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, वो तो नॉर्मल स्कीम फॉलो कर रहा है। पर आप जब आगे बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, जीएसटी इनवॉइस भी इशू नहीं करेंगे, आप तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, जो एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। अब जब आपने जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करा, तो आप जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं ले सकते जो खरीदने के टाइम आपने पे करा था। आप अपनी जेब से डायरेक्टली जो है कंसेशनल रेट गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, और वो रेट जो है वो नीचे गिवन है, देखिए, रेट्स ऑफ जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है इन चीज़ों का छोड़कर, पान मसाला, तंबाकू, आइसक्रीम और एरेटेड वाटर्स, जैसे कि लिम्का हो गया, जैसे कि जिसमें कि सोडा भरा हुआ है, गैस भरी हुई है, वो वाले वाटर्स, वो वाले सभी वाटर्स एटसेट्रा, इन सबको छोड़कर कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर होगा, उस केस में जो रेट है वो है सीजीएसटी की 0.5% और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की 0.5%, टोटल हो गया 1%। सर अगर हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर दी तो फिर आईजीएसटी लगेगा, और वो 1% की रेट होनी चाहिए। द आंसर इज नो। क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर फॉल करोगे तो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई गुड्स की नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं उसकी एक लिस्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम बाद। देयरफॉर यहाँ पर आईजीएसटी मेंशन नहीं है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं इन प्रोडक्ट्स का छोड़कर, गंदे वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो उस केस में आप एग्रीगेट टर्नओवर का, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई भी आती है और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती है, जो भी आपने सप्लाई करी है, सेल करी है, जीएसटी तो चार्ज करा नहीं, टोटल टर्नओवर का 0.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 0.5% अपनी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को जमा करा देना। जो लोग रेस्टोरेंट सर्विस में हैं,
होटल्स हो गए, उसमें रेस्टोरेंट बना लिया उन्होंने, खाने का आउटलेट बना लिया, तो रेस्टोरेंट सर्विस हो गई। रेस्टोरेंट सर्विस यानी खाने की सर्विस, उस केस में 2.5% की रेट है एग्रीगेट टर्नओवर की। और अगर इनके अलावा कोई भी सप्लायर है तो उसमें 0.5% की रेट है ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। देखिए फ़र्क है यहाँ पे, इन दोनों लोगों को तो टोटल टर्नओवर, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो या एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बेच रही हो, सबका टोटल कर कर उसका परसेंटेज गवर्नमेंट को देना है। पर जो बाकी सप्लायर्स हैं इन दोनों के अलावा, उनको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज का सर्टेन परसेंटेज सरकार को जमा कराना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई पर परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर जो है 1,00,000 रुपये एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है और 10 लाख रुपये टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो उस केस में टोटल हो गया 11 लाख रुपये। अब ये टर्नओवर डेफिनेटली 1.5 करोड़ से तो एक्सीड करता नहीं है करेंट ईयर का। पिछला साल का उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम ही था, इसके लिए उसने कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आप को ऑप्ट करा। अब जो करेंट ईयर का टर्नओवर है या क्वार्टर का जो भी टर्नओवर आ रहा है, उसमें 11 लाख पर 0.5% और 0.5% सरकार को जमा कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये, बचा हुआ बाकी स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद जो है सेकेंड प्रोवाइजो है वो मैं आपको कराऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी मैं आपको कराता हूँ एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में जो है सभी प्रकार की आउटवर्ड सप्लाईज आती है, जिसमें कि वो सप्लाई टैक्सेबल भी हो सकती है, वो सप्लाई एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, वो सप्लाई जिस पर निल रेट पर टैक्स लगता है, मतलब कि रेट प्रिस्क्राइब्ड है जीएसटी एक्ट में बट वो 0% दे रखी है, निल दे रखा है, बाद में बढ़ा भी सकते हैं बट अभी निल दे रखा है। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो जीएसटी में टैक्स लगता ही नहीं है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, जिनको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। आपने एक्सपोर्ट कर दिया, गवर्नमेंट चाहती है आप एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी से, बट फिर भी हमने एक्सपोर्ट को इंक्लूड कर लिया। और इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो आप सप्लाई कर रहे थे, भैया कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद तो आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, पर उसमें आने से पहले तो आपका टर्नओवर इंटर स्टेट सप्लाई का भी हो सकता है। सो देयरफॉर व्हेन यू आर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कि क्या ये इंसान कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है या नहीं आ सकता, पिछले साल का जो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपीज़ की लिमिट है, वो चेक करने के लिए जो टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर में आप सभी प्रकार का टर्नओवर इंक्लूड कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस टर्नओवर पे टैक्स देंगे, सिर्फ ये देखने के लिए वो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपीज़ है कि नहीं है, आप सभी प्रकार का टर्नओवर इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें टैक्सेबल भी, एग्जेम्प्ट भी, निल रेट वाला भी, नॉन टैक्सेबल भी, एक्सपोर्ट भी और इंटर स्टेट सप्लाई भी, सबका टोटल कर कर आप देखेंगे। यानी एक इंसान जिसका एक पैन नंबर है, उस पैन नंबर से जितने भी जुड़े हुए उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, सबका ऑल इंडिया बेसिस पर टोटल कर कर देखा जाएगा। बट यस डेफिनेटली आप टर्नओवर में जीएसटी का पोर्शन नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर कोई सेस है, ये जीएसटी का पोर्शन है, या फिर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना था, तो रिवर्स चार्ज में इनवर्ड सप्लाई थी, नॉट द आउटवर्ड सप्लाई। यू ऑलवेज हैव टू चेक द आउटवर्ड सप्लाई, नॉट द इनवर्ड सप्लाई। आपको आउटवर्ड सप्लाई देखनी होती है, तो अगर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स दे रहे हैं अपनी इनवर्ड सप्लाई पर, तो उस टर्नओवर को आप इंक्लूड मत कर दीजिएगा। और कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक कंपनी है जो बैंक का नहीं है, पर इसके बाद जो है बहुत सारी मनी पड़ी हुई है, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, ये इस पैसे को जो है लोन की फॉर्म में या एडवांस की फॉर्म में किसी को दे देती हैं पैसा मदद करने के लिए, और बदले में जो है कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है। तो जाहिर सी बात है भैया, बैंक में जमा कराएंगे तो भी, एफडी कराएंगे तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ और किसी लोग को देंगे एडवांस तो भी इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, तो क्या हो सकता है भैया। तो इस केस में कोई भी कंपनी के पास अतिरिक्त पैसा होगा तो वो कहीं ना कहीं जो है लोन या एडवांस की फॉर्म में तो दे ही सकता है ना, भले उसका बिजनेस ना भी हो। अब वो अगर लोन एडवांस दे रहा है, बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, और उसको भी हम सर्विस मान लें कि भैया ये भी तो सर्विस है एक तरीके की, तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। इसको भी अगर हम टर्नओवर में इंक्लूड कर लेंगे तो हर बंदे का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 75 लाख से एक्सीड भी हो सकता है बहुत जनों का। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि भैया एग्रीगेट टर्नओवर देखने के टाइम, और इवन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो एग्जेम्प्ट सप्लाई भी लिखा हुआ था, एग्जेम्प्ट सप्लाई भैया टर्नओवर के बेस पर एक सर्टेन परसेंटेज देनी है, इसमें भी जो टर्नओवर आ रहा है और जो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए भी टर्नओवर आ रहा है, उस केस में आप जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ऑफ डिपॉजिट, लोन से एडवांस इन रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट, किसी को एडवांस देना बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो वाली जो सर्विस है ना, इस वाली सर्विस का अमाउंट या इसकी वैल्यू कभी भी इंक्लूड मत करना किसी भी टर्नओवर में। पूरे कॉम्पोजिशन स्कीम में इसका टर्नओवर कभी भी, इसकी वैल्यू कभी भी इंक्लूड मत करना।
क्योंकि कंपनी के पास खाली फंड हो सकता है, वो किसी को उधार पर दे सकती है, एडवांस दे सकती है, लोन दे सकती है, बदले में इंटरेस्ट मिल सकता है। कहने के लिए वो भी एक सर्विस है, बट यार उसको आप एक्चुअली में इंक्लूड मत कर देना भैया। ना तो टैक्स निकालने के टाइम कॉम्पोजिशन स्कीम के चैप्टर में, ना एग्रीगेट टर्नओवर देखने के टाइम, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। और यस, एग्रीगेट टर्नओवर देखने के टाइम रिवर्स चार्ज वाला भी टर्नओवर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो इनवर्ड सप्लाई है, नॉट दी आउटवर्ड सप्लाई। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ए लिमिटेड ने प्रोवाइड करी है फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर मार्च 21 होना चाहिए। वेदर द कंपनी कैन फॉलो कॉम्पोजिशन स्कीम, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए, कंपनी ने कुछ टैक्सेबल सप्लाई करी है 50 लाख की। सेल ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं 45 लाख रुपीज़ के, एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। 20 लाख रुपीज़ की स्पॉन्सरशिप सर्विस ली है, और मैंने आपको रिवर्स चार्ज के चैप्टर में कराया था कि स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज के अंदर कवर होती है, यानी कि इसमें जो रेसिपिएंट है सर्विस का वो टैक्स जमा कराता है। ये एक इनवर्ड सप्लाई हो गई है, तो ये स्पॉन्सरशिप सर्विस ली है ए लिमिटेड ने, और टैक्स भी इसी ने जमा कराया होगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो इस केस में अगर आप टर्नओवर की बात करेंगे एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, क्या ये व्यक्ति नेक्स्ट ईयर कॉम्पोजिशन स्कीम में बेनिफिट ले सकता है, नहीं ले सकता, तो इसके लिए टर्नओवर में आप टैक्सेबल सप्लाई भी लेंगे 50 लाख की, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी लेंगे 45 लाख रुपीज़ की, टोटल हुआ 95 लाख रुपीज़। इसमें रिवर्स चार्ज वाली है इनवर्ड, जो आपने इनवर्ड सप्लाई करी है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। 95 लाख जो है 1.5 करोड़ से कम है, देयरफॉर ए लिमिटेड जो है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकती है। तो ये पूरी जो है प्रक्रिया बताई गई है। समझ गए आप? पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम का चैप्टर समझ गए आप? सर इसके बाद और भी तो बहुत कुछ है। हाँ जी, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा आपको। ये तो सर मैंने आपको बेसिक करवाया है कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में 75 लाख की लिमिट, बाकी जगह 1.5 करोड़ की लिमिट। एग्रीगेट टर्नओवर देखते कैसे, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता वो बताया आपको मैंने। और जो भी टर्नओवर है उसका क्वार्टरली पेमेंट करना होगा परसेंटेज पर, वो कैसे निकालेंगे वो भी बताया अलग अलग कैटेगरीज में। और उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया कि भैया ऐसे होता है, पिछले साल का टर्नओवर ऐसे चेक होता है। अब मैं आपको और चीज़ें बताना चाहता हूँ। कंडीशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10(2), कंडीशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2। अगर कोई इंसान रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख रुपीज़ से कम है या 75 लाख रुपीज़ से कम है, अगर वो स्पेशल कैटेगरी में आता है, उस केस में हम आगे पढ़ेंगे कि फिर भी ये होने के बाद भी यदि वो इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, ये सेल्फ स्टडी करनी है आपको, ये जो कैटेगरीज आ रही हैं, नहीं मैं तो समझाऊंगा ही, बट उसके बाद आपको भी दोबारा से सारी सेल्फ स्टडी करनी है डिटेल में। अगर वो इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है तो उस केस में वो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता है। भले ही रजिस्टर्ड है, भले ही टर्नओवर कम है पिछले साल का, उसके बाद भी नहीं ले सकता बेनिफिट। कब नहीं ले सकता? अगर वो सर्विसेज की सप्लाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है वही सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। अभी तक तो यही था, जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है वही सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। इस लाइन से तो मुझे यही समझ में आता है, क्योंकि यदि कोई इंसान सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है तो उस केस में वो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। बट अदर देन कि भैया ये तो फिर भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ तो फिर भी कर सकते हो। क्या? सप्लाई ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी रेस्टोरेंट सर्विस अगर आप कर रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, जो कि आप कर ही सकते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो आप कर ही सकते हैं, वो अलाउ करा हुआ है। और उसके साथ बाकी सर्विसेज भी दे रहे हैं जो कि नहीं देना अलाउड है, जो कि अलाउड नहीं है। ऊपर लाइन से हमने पढ़ा, सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट अलाउड। इफ यू आर डूइंग इट यू कांट टेक द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। हाउएवर यू कैन सप्लाई फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी रेस्टोरेंट सर्विस आप फिर भी दे सकते हो। और रेस्टोरेंट सर्विस या गुड्स की सप्लाई के साथ आप कोई और सर्विस भी दे सकते हो अगर उसकी वैल्यू 10% ऑफ द टर्नओवर से एक्सीड नहीं करती है इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। जो भी टर्नओवर है उसका 10% उस पर्टिकुलर स्टेट का, या फिर 5 लाख रुपए, जो भी इन दोनों में से हायर लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर अदर सर्विस का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है तो भी आपको छूट दे दी है कि चलो कोई बात नहीं, कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले लेना। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो जो है कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए बनाई गई थी, और फिर इन्हें देखा तो इन्होंने कहा कि भैया देखो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए भी इंक्लूड कर देते हैं।
उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया हो सकता है कि मैं कुछ और सर्विस भी जाने अनजाने में दे दूँ। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप गुड्स की सर्विस, आप गुड्स दे सकते हो, आप रेस्टोरेंट सर्विस दे सकते हो, साथ में इनके कोई और सर्विस भी दे सकते हो, बट वो 10% से ज़्यादा वैल्यू ना हो या 5 लाख से ज़्यादा वैल्यू ना हो, फिर तो ठीक है। तो ये बेनिफिट दे दिया गया है। इसके अलावा कौन और लोग हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं? देखिए, सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। अगर कोई नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है, हाई स्पीड डीजल सप्लाई कर रहा है, मोटर स्पिरिट एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, कॉमा डाल लेना यहाँ पे, पेट्रोलियम क्रूड, जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, अगर आप इनकी सप्लाई कर रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो भी आप जो है कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। हाउएवर, आप गुड्स खरीद तो सकते हैं बाहर से, पर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले यहाँ पर जो है सर्विसेज वर्ड नहीं लिखा हुआ था, अब ये इंसर्ट कर दिया गया है। इसकी नोटिफिकेशन यानी बाकी है, जहाँ जहाँ गुड्स था वहाँ सर्विस भी डाल दिया है। पर्सन सप्लाइंग गुड्स या सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है ये आप सबको पता है, ओला, उबर, एयरबीएनबी, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। इनकी ऐप होती है, इसमें प्रोवाइडर कौन होता है एक्चुअली में अलग बंदा होता है, कस्टमर अलग बंदा होता है, कंज्यूमर अलग बंदा होता है, दोनों अलग अलग बंदे होते हैं। ये तो बस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई इंसान इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, पर्सन सप्लाइंग गुड सर्विसेज थ्रू एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, नहीं सर, आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरिटेड वाटर, तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। और यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा और उसमें एक बंदा आकर 10 दिन में अपना काम कर चले गया, तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दिल्ली की स्टेट का नहीं लेगा, पर हाँ वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बेस पर अपना जीएसटी जमा कराएगा। या वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो इंडिया के बाहर रहता है, बट क्योंकि कोई चीज़ वो इंडिया में भी सप्लाई कर रहा है, इसके लिए वो टैक्सेबल तो होगा, तो उसे हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। तो ये इंसान और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये भी जो है कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा बताऊं कि कौन कौन नहीं ले सकते हैं, तो उसमें वो इंसान आ गए जो सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, पर इसमें जो है रेस्टोरेंट सर्विस को अलाउ कर दिया है, और गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस तो आप कर ही सकते हैं, उसके साथ और सर्विस को भी अलाउ कर दिया 5 लाख रुपए तक। ये 10% ऑफ द टर्नओवर इन दैट स्टेट विच एवर इज हायर। जो जीएसटी दायरे से बाहर है उनकी सप्लाई कर रहे हो, वो भी अलाउड नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, वो भी अलाउ नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, वो भी अलाउ नहीं है। पान मसाला, आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, टबैको, एरिटेड वाटर, तो भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। और यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो भी कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा। ए लिमिटेड की 3 ब्रांचेज है 3 स्टेट में, सभी ब्रांचेज जो है अपनी अपनी स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, और सबका जो है कॉमन पैन नंबर है, क्योंकि पर्सन तो एक ही है। तो अगर ए लिमिटेड जो है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए बेनिफिट उठाना चाहती है, ऑप्ट करना चाहती है, तो सभी ब्रांचेस के लिए करना पड़ेगा। सभी ब्रांचेस, हेड ऑफिस, सब लोगों को जो सेम पैन नंबर पे आते हैं सबको ऑप्ट करना पड़ेगा। यह सबको नहीं करना होगा, कुछ करें कुछ ना करें ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, मैंने आपको ये और बता दिया है कि जो सर्विसेज एक्सटेंडिंग डिपॉजिट की है, लोन से एडवांस किसी को दे देना, बदले में आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिलेगा, वो वाली सर्विस जो है देने से, वो वाली सर्विस देने से पर्सन इन एलिजिबल नहीं हो जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। मतलब अगर ये सर्विस दे भी रहा है, लोन से एडवांस किसी को दे भी रहा है, तो भी परफेक्टली वो जो है ना तो टर्नओवर का पार्ट बनेगी, और दूसरा वो इन एलिजिबल भी नहीं होगा, फिर भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है अगर सभी कंडीशन मीट होती है। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया दोस्तों 1.5 करोड़ से या 75 लाख से, तो डेफिनेटली ऑप्शन जो है कॉम्पोजिशन स्कीम का वो लैप्स हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा यार, जाहिर सी बात है, लैप्स होना ही है। पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम रिसिपिएंट, मैं आपको बता चुका, और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकता, ये भी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आप सामने वाले से कलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जेब से टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज सरकार को देंगे। रूल नंबर 3 और 4, CGST रूल्स 2017, इंटीमेशन फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, कि भैया आपको कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करनी है, तो सरकार को कैसे पता लगेगा कि आपको करनी है? तो यहाँ पर एनी पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, मैंने कभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है मान लेते हैं,
अब पहली बार तो लेना चाहता हूँ ना, मेरा टर्नओवर कुछ तो ज़्यादा हो गया है। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में करोगे कि 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कुछ लोगों को 40 लाख से ज़्यादा अपना जो है टर्नओवर होने पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अगर मेरा ज़्यादा हुआ टर्नओवर तो मैं रजिस्ट्रेशन लूँगा, पर इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ कि 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपये से एक्सीड कर गया। तो दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन के टाइम मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपना अप्लाई करते टाइम बोल सकता हूँ कि टैक्स तो मैं कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर देना चाहता हूँ, और ये मैं फॉर्म GST REG 01 गूगल करना, इस फॉर्म में जो है मैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता हूँ। क्या ये फॉर्म नंबर याद करना है? ऑब्वियसली जितनी चीज़ मैंने दी वो याद करनी है। पहले मैं आपको 100-150 पेज में पूरा एक्ट दे देता हूँ, जो वैसे 500 से 1000 पेज का है। अब उसमें अगर आप पूछेंगे कि ये याद करना है, तो भैया ये नहीं करना, आपको पूरी बुक पढ़नी है, और उस बुक में सब पढ़ लोगे तो डेफिनेटली ये तो याद कर ही लोगे। ये तो कुछ भी नहीं है फिर। सेम शैल बी कंसीडर्ड एज इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। आपने रजिस्ट्रेशन के इंटीमेशन के टाइम ही बता दिया कि मुझे तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है, तो माना जाएगा कि आपने अपनी इंटीमेशन सरकार को दे दी है। मान लेते हैं कि आप नॉर्मली रजिस्टर्ड हैं GST के अंदर और कॉम्पोजिशन स्कीम में आपने फॉलो नहीं करा, कि भैया मैं ऑप्ट करना चाहता हूँ, आपने फॉलो ही नहीं करा। लेटर ऑन आपको कल आती है, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा दिया, उस टाइम मैंने टिक नहीं लगाया कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करनी है। अब क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी इंटीमेशन दे सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। फॉर्म का नंबर होगा, कॉमन पोर्टल यानी कि gst.gov.in। फाइनेंशियल ईयर जो भी स्टार्ट नेक्स्ट होने वाला है उससे पहले, अभी चल रहा है भैया 2021 या 21-22 चल रहा है, तो 21-22 चल रहा है। अब आपको लगता है मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करनी चाहिए, तो आप इंटीमेशन देंगे, और अगर आप 21-22 के एंड तक दे देंगे तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है उससे पहले आपने इंटीमेशन दे दी, 22-23 से फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर से जो है कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा जिस भी साल आप इंटीमेशन देंगे। साथ में जो है आपको एक स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी। यदि आप नॉर्मली रजिस्टर्ड थे पहले, तो आप सामने वाली से GST कलेक्ट करते थे और जो GST पे करा उसका क्रेडिट लेते थे आप। अब क्योंकि आप कॉम्पोजिशन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस केस में सरकार को एक और इंटीमेशन जाएगी, स्टेटमेंट जाएगी कि भैया जितना भी मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, जो मैंने सामान खरीदा उस पर GST पे कर चुका है, जिसका क्रेडिट फ्यूचर में ले सकता हूँ, वो जितना भी इकट्ठा हुआ है ना, उसे मैं रिवर्स कर रहा हूँ, उसको मैं पूरा पूरा रिवर्स कर रहा हूँ। जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि अब जो भी मैं सेल करूंगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपनी जेब से ही दूंगा। साथ में आप जो है अपना स्टॉक वगैरह जो आपके पास पड़ा हुआ है, इनवर्ट सप्लाईज वगैरह जो आपने करी थी, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कितना करा था, वो सारी डिटेल भी सरकार को जमा कराएंगे जब आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आप को शिफ्ट करेंगे। Intimation in respect of any place of business in any state or union territory shall be deemed to be intimation in respect of all other places of business registered on the same PAN. Very very important. आपने किसी एक स्टेट में फाइल करा, तो यानी कि आप सभी स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट अब लेना चाहते हैं, ये माना जाएगा। हर स्टेट में अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं 28 स्टेट में ऑपरेट करता हूँ, अप्लाई करना है तो 28 एप्लीकेशन जाएगी? द आंसर इज नो, एक ही एप्लीकेशन जाएगी। जैसे आप कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉलो करेंगे, नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन में आ जाएंगे, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप पर लग जाएगी। वो रिस्ट्रिक्शंस कौन सी होती है, वो सब चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। करवाने को मैं इस क्लास में भी करवा सकता हूँ, बट आपके लिए हो सकता है थोड़ा हैवी हो जाए, तो मैं 2 वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अभी के लिए जितना भी डिस्कस करें उसको रिवाइज कर आइएगा, और मैं कंटिन्यूशन में वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इसको बीच में ब्रेक कराएं आप लोगों के लिए, ताकि आप एक बार में एक वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टाटा बाय बाय।